तो आज हम लोग जेडब्ल्यू मेंस के अप्रैल वाले अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये पेपर पहले स्लॉट का है और इसे हम लोग 15 मिनट के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि केमिस्ट्री को हम सबसे कम टाइम में कर सकते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा रैंक बूस्टर हमारा केमिस्ट्री ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में गिवन है हमें A2 B3 गिवन है। अगर मैं आपको बताऊं तो एज इट इज सवाल ऑलरेडी PYQ में आ चुका है जिसमें कोई वैल्यू भी चेंज नहीं हुई थी, तो मैं इसको टाइम लिमिट के अंदर करने की कोशिश करता हूं। A2 B3 हमें दे रहा है ट्वाइस ऑफ A, मैं चार्ज नहीं लिख रहा हूं ताकि मेरा टाइम बचेगा जिसकी जरूरत नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पर ये C1 माइनस अल्फा बचेगा, सिंस यहाँ पे 2 है तो ये 2C अल्फा बचेगा और ये 3 है तो 3C अल्फा बचेगा। अच्छा, प्रोडक्ट की पावर में 2 लगा सकता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट की पावर 3 लगा सकता हूँ और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, और ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करने पर 2 की पावर 2 आ जाएगा 4, 3 की पावर 3 आ जाएगा 27 और यहाँ से मुझे 108 तो दिख रहा है, तो 108 इंटू अल्फा की पावर टोटल 2 और 3 5 आ जाएगा, सी की पावर भी टोटल 5 आ जाएगा, नीचे सी आ जाएगा 1 माइनस अल्फा को मैं निगलेक्ट कर दूंगा अल्फा को 1 के आगे और मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया जहां सी की पावर हमारे पास 4 बचा। मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन 108 सी की पावर 4 होल टू द पावर 1/5 और इसी के साथ हमारा आंसर नंबर 1 आ जाता है। जिस बच्चे ने भी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी इसकी या PYQ भी, तो ये अच्छे से वो आसानी से बना सकता है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू R नॉट एन स्क्वायर अपॉन Z। तो इसे मैं आसानी से लिख सकता हूं R इज इक्वल टू R नॉट का मतलब होता है हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस विच इज गिवन एज 51 एंड वी हैव n स्क्वायर यानी कि किस शेल का है वो, तो 5th ऑर्बिट का है तो 5 into 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। आइए इसे काट देते हैं, तो यहाँ पर 1 और 7 आ जाएगा, 5 into 5 25, 25 into 17 425 पिकोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत आसान सवाल था, इसे भी हम लोग इस सवाल को हम लोग इजी में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो बैलेंस रिएक्शन होगी वो होगी BaCl2 प्लस Na3PO4, ठीक है, एंड दैट विल बी, हमारे जो काम का प्रोडक्ट है हम वो लिख लेते हैं। तो Ba के साथ आपका PO4 आ जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, Ba यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, PO4 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। नाउ हम लोग मोल एनालिसिस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मोल्स ऑफ BaCl2 अपॉन 3 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Na3PO4 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ हमारा जो भी ये प्रोडक्ट है अपॉन 1। अच्छा, सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा और उसी के हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो BaCl2 के 5 मोल गिवन है तो ये आ जाएगा 5/3 और ये आ जाएगा हमारा 3/2। इनमें से जो छोटा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा और वही डिसाइड करेगा हमारा प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो 5/3 हमारा होता है 1.66 एंड 3/2 होता है अपना 1.5, तो हमारा आंसर जो छोटा वाला होगा वो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1.5। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमें पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफरेंस इज द हाईएस्ट। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, ये हमें पता होना चाहिए, और नियॉन की बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, एन आयनिक सॉलिड वाई क्रिस्टलाइजेज इन CCP। ठीक है, तो हम लोगों को Y बोला है कि CCP बना रहा है, जिसका मतलब है कि टोटल एक सेल के अंदर ये 4 होंगे। X की अगर हम लोग बात करें तो ये 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, बहुत आसान सवाल है ये। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो 8 होते हैं जिसमें से 1/3 ही ऑक्यूपाई कर रहा है। तो X आपका आ जाएगा 8/3 एंड Y आ जाएगा आपका 4। यहाँ पर हम सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो X के नीचे 2 आ जाएगा और Y के नीचे 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा X2Y3। अब अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें एक डेल्टा एच वगैरह की वैल्यूज दी हुई है, हमको लॉग के की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी की वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये होता है माइनस आर टी एल एन के बराबर। डेल्टा एच की वैल्यू हमें गिवन है -54.67,
किलो जूल में है तो हम बाद में 1000 वगैरह का मल्टीप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर देखिए यहाँ पे 298 मेंशन किया गया है, तो टेम्परेचर 298 गिवन है एंड डेल्टा एस हमें गिवन है 10। ये जो भी आएगा किलो जूल्स में आएगा, तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। तो माइनस RT/ln/K इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा -54.67 -2980 और ये आ जाएगा हमारा -RT/ln/K विल बी इक्वल टू माइनस, अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये मेरा आ जाएगा -57050। अच्छा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -RT की वैल्यू, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303 RT और ये बन जाएगा log विद बेस 10K विच इज इक्वल टू -57050। इसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको गिवन है 5705, ये कटेगा टोटल 10 टाइम्स में, तो log 10K की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। इसमें बच्चे क्या गलती कर सकते थे, K की वैल्यू 1 आ रही है हमारी, सॉरी K की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 की पावर 10। तो बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते थे कि 10 की पावर 10 आंसर लगा दे, बट आंसर में क्वेश्चन में हमसे log 10K की वैल्यू पूछी है, तो इसका आंसर हमारा ओनली 10 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूरिया विच शुड बी एडेड टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले प्रेशर P0 था, तो बाद का प्रेशर 25% से घट गया है, यानी कि 0.75 P0 ही बचा हुआ है। एंड हम जानते हैं कि ये मैंने लिख दिया RLVP विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, सल्यूट हमारा यहाँ पर यूरिया है, ये हमारा हो जाएगा 0.25 P0, P0 से P0 कैंसल आउट हो जाएगा, 0.25 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का मतलब होता है मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो हम यहाँ से आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4। मोल्स ऑफ यूरिया को मैं x लिख लेता हूँ, x प्लस, अच्छा यहाँ पर 1000 ग्राम लिखा हुआ है, तो 1000 ग्राम यानी कि मोल्स ऑफ वाटर आ गए 55.55, तो x प्लस 55.55 इज इक्वल टू 4x एंड दैट विल बी इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 55.55। तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी, इसको काटने पर ये 1 बचेगा मेरा, 2 बच जाएगा 25 यानी कि 18.88 समथिंग मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा अमाउंट में आ गया, अगर ग्राम में पूछा होगा तो हम इसमें 60 का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट। तो सीमेंट के सेटिंग की प्रॉपर्टी को स्लो डाउन करने वाला जिप्सम होता है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो जिप्सम ही होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है। नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स इन गिवन कॉम्प्लेक्स। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जो कि अलग अलग डोनर एटम्स रखते हो अपने अंदर। तो जैसे अगर हम लोग HCN की बात करें तो सल्फर भी दे सकते हैं और नाइट्रोजन भी दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास टोटल 4 लिगेंड्स दिख रहे हैं। EN एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं होता, इथिलीन डायमाइन ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब आते हैं हम लोग, ये आपका ये प्रोसेस हम लोग मेटलर्जी में देखते हैं, लीचिंग प्रोसेस में रिएक्शन यूज होती है, जहां पर हम लोग एक्सट्रैक्शन कराते हैं गोल्ड का लीचिंग प्रोसेस से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 है, जबकि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर जरूर से जरूर रेडॉक्स तो हुआ ही है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखो गोल्ड बाहर आ गया और जिंक अंदर आ गया, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर A and C आएगा, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeCN होल थ्राइस होल 6 - 3 is 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, और आयरन के साथ इसी कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, बात बिल्कुल सही, क्योंकि CN पेयरिंग करा देगा तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम हो जाएगा और आपका H2O वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ये पेयरिंग करा लेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली 1 आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। अब इन बोथ ऑफ द केसेस Fe हैव
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। हम देख सकते हैं यहाँ पर +3 है और यहाँ पर भी +3 है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं, बट ऊपर वाले का रीजन नहीं यार, तो यही पूछा हुआ होगा इसमें कि असर्शन रीजन है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। रेडियस ऑफ H+ इज 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर्स। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग अगर हम लोग H+ की बात करें तो ये एक प्रोटॉन हो जाता है, और प्रोटॉन की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 के ही ऑर्डर में होती है। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12, 10⁻³ और लगा देंगे तो ये प्रोटॉन का ही ऑर्डर आ जाता है। अच्छा, H+ कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी बात बिल्कुल सही है। जब भी पानी में H+ बनते हैं तो अकेले नहीं रह सकते, वो पानी के साथ जुड़ के ही वो H3O+ के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि H+ इतना ज्यादा छोटा होता है कि अकेले वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेम असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MO इन अमोनो फॉस्फोमोलिब्डेट कितना आ जाएगा, तो इसका मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं। तो NH4 होल थ्राइस P MO12O40। तो अगर मैं यहाँ पर अमोनियम की बात करूं तो +1 में होता है, 3 है तो +3 आ जाएगा। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 होती है। मोलिब्डेनम की हमें नहीं पता है, x मान लेते हैं, 12 मोलिब्डेनम है इसमें, तो हम 12x लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की माइनस 80 हो जाएगी टोटल, 40 ऑक्सीजन की, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 12x - 80 इज इक्वल टू 0। 12x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। और इसे दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, अगर आप ट्रिक जानते हो तो करोड़ों मोती वाला क्रोमियम +6 और +3 में ही एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसी ग्रुप का है ये भी मोलिब्डेनम, तो क्रोमियम के साथ रिजेंबलेंस शो करेगा, जिसके कारण इसकी भी बहुत हाई चांस है कि +6 या +3 में से कोई आंसर हो। तो अगर आप तुक्का लगाना चाहते हो तो +6 या +3 में से कोई एक तुक्का लगाकर, अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है और आप करना ही चाहते हो तो +6 या +3 में से आप कुछ कर सकते हो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली। देखिए, जितने भी आपके CE और EU वाले जितने भी TB ये सब होते हैं, सारे के सारे +3 में जाना चाहते हैं। NCERT में एज इट इज गिवन है, बार बार इस पर सवाल पूछा जा रहा है। EU +2 को अगर आप देखोगे तो ये +3 में जाना चाहता है, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, चलिए रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। CE +4 खुद +3 में जाना चाहता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका आंसर पहला ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर N2O5, यहाँ पर N2O5 में कोई NN बॉन्ड नहीं होता है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। N2O के स्ट्रक्चर की बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर N2O का होता है। तो N2O4 के स्ट्रक्चर की बात करें तो N2O4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, N सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो इसका आंसर आ जाएगा N2O4 में NN सिंगल बॉन्ड है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग N2O के पास। तो N2O का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना लिया, N डबल बॉन्ड, और हम लोग एक कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देते हैं। तो N2O के स्ट्रक्चर में हम लोगों को ये देखने को मिलता है। और NO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, कुछ ऐसा बन पाएगा हमारा। तो इसका आंसर आ जाएगा NO2 का सीधा ये, इसका आंसर आ जाएगा P का 2 आ जाएगा, Q का 3 आ जाएगा, R का 1 आ जाएगा और S का 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉलीमर विच इज नेम्ड एज ऑर्लोन। तो हमें ये याद रखना होगा, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल का जो पॉलीमर है उसे हम लोग ऑर्लोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। बार बार मैंने ये कहा है कि रिएक्शन आ रही है, आगे भी आएगी, आगे भी आएगी, और ये इस बार के अटेम्प्ट में पहले पेपर में ही आ गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो कुछ ऐसा कंपाउंड हम लोगों को गिवन है। अमाइड्स को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में अमाइड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइंस में, और एक कार्बन भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका CO उड़ जाएगा और NH2 बचेगा। अब हमारे पास
जो कंपाउंड बना है उसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि भाई घर पे ही एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर अटैक करेगी और ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलता है, पहले ऑक्सीजन अपना बॉन्ड खींचेगा, फिर ये लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा और ऑक्सीजन फिर से इसको दे देगा। खैर, तो और फिर हाइड्रोजन ये अपना एक निकाल कर NH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपना कंपाउंड बन जाएगा NH। ये आपका जुड़ा हुआ है इससे डबल बॉन्ड O। तो ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान सवाल। उसके बाद अब ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ फोटोकेमिकल स्मोक फाउंड मेनली इन। तो इंडस्ट्रियल एरिया में फोटोकेमिकल स्मोक बनते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। बहुत फैक्चुअल बेस्ड था। फिर कुछ रिएक्शंस गिवन है हम लोगों को, एंजाइम्स गिवन है। ग्लूकोज से इथेनॉल बनता है हमारा जाइमेज की प्रेजेंस में। अच्छा, सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस होता है टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये होता है इन्वर्टाज में। फिर उसके बाद स्टार्च से माल्टोज बनता है आपका डाइस्टेज से, और प्रोटीन से अमीनो एसिड्स का बनाने का काम कौन करते हैं? पेप्सिन। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का C, सेकंड का D, थर्ड का B, फोर्थ का A। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ब्रोमो प्रोडक्ट्स formed when ethane is treated with excess of Br2 on heating। तो excess of Br2 का मतलब है चाहे जितने Br लगाना चाहो उतने लगा दो। तो एक काम करते हैं, पहले तो एक Br लगाते हैं, फिर हम लोग 2 Br लगा देते हैं, 2 Br लगा देते हैं। हो सकता है हम 2 Br अलग अलग कार्बन पर भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब ट्राई करते हैं, हम 3 Br लगा देते हैं, तीनों Br को हम एक ही कार्बन पर लगा दें, 2 Br एक कार्बन पर और एक Br इस कार्बन पर। अब हम ट्राई करते हैं 4 Br लगा देते हैं, 4 Br एक कार्बन पर तो नहीं आ सकते, कुछ ऐसे जरूर आ सकते हैं, 3 Br एक कार्बन पर, चौथा Br दूसरे कार्बन पर। फिर हम 2 Br दोनों कार्बन पर लगा सकते हैं। मैं 5 Br लगाने की कोशिश करता हूं, तो 5 Br बनने के लिए कितने बन सकते हैं तरीके? 5 Br कुछ ऐसे ही बनेंगे, और अब इसके बाद मैं 6 Br लगा देता हूं, 6 Br, और उसको लगाने के तरीके सिर्फ यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। तो CH3COOH ये आपकी HVG रिएक्शन है, फिर ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है, और ये आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन है। फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल में। तो आपका ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये, जिसमें हम लोग आयोडाइड्स बनाते हैं, अल्काइल आयोडाइड्स बनाते हैं, Br हटेगा, I लगेगा। NaI जो होता है ये एसीटोन में सोल्यूबल होता है, जबकि NaBr PPT बनाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं NaI इज सोल्यूबल इन एसीटोन वेयरएज NaBr इज प्रेसिपिटेट इन एसीटोन। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। अब लास्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास ये सवाल है LiAlH4 का। LiAlH4 हमारा जनरली अल्कोहल्स तक रिड्यूस करता है, लेकिन अमाइड्स को ये, या साइनाइड्स को, या अमाइंस तक रिड्यूस करता है। तो ये आपका LiAlH4 की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड उड़ जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर A में देखने को मिल रहा है और ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है। अब लेकिन अगर हम लोग Br2CH3COOH की बात करें तो इसमें ब्रोमिनेशन हो जाएगा पैरा पोजीशन पर, क्योंकि यही एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा पूरा का पूरा पेपर हो चुका है, और इस तरीके से हम लोग अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते थे। मैंने बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, ताकि जो बच्चे अभी रिसेंटली पेपर दे रहे हैं उनका बहुत कम टाइम में ही हो जाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए जिन्हें ऑलरेडी आता है और वो रिविजन के तौर पर जो 24-25 सवाल प्रीवियस ईयर के आए हैं उनको करना चाह रहे थे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अब हम लोग मिलते हैं अगले JEE मेंस के पेपर के सोल्यूशन में। तो आपके JEE मेंस के लिए ऑल द बेस्ट।